जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिविल डिफेंस एकेडमी के एनसीईआरटी प्रोग्राम में। एनसीईआरटी की परीक्षा किताबें हमारे सारे सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती हैं। इसी कड़ी में हम आज जो है कि 11th क्लास की एनसीईआरटी भारत का भूगोल या कहें भारत का भौतिक पर्यावरण किताब से हम आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर हम भारत के भूगोल की बात करें तो भूगोल से दृष्टिकोण है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है, या भारत जो है कि आपके पृथ्वी के किस हिस्से में है, यहाँ से क्या कौन कौन से देशों की सीमाएं लगती है, किस अक्षांश पे और देशांतर पे ये जो है कि पाया जाता है। इस तरीके से हम एक इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। चलिए अब हम अपने पहले अध्याय को शुरू करते हैं, जो कि हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। लाइन क्या है कि जैसे कि अगर हम जैसे कि शुरू करते हैं कि पिछली कक्षाओं में आपने भारत के मानचित्र को देख चुके हैं, यानी कि भारत का मानचित्र अगर हम देखें तो ये आपका भारत का मानचित्र है, हमारा प्यारा भारत है। थोड़ा सा मानचित्र अगर थोड़ा बहुत कमियां हो तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पर मैं कोशिश करूँगा कि हमारा भारत जो है कि जितना खूबसूरत है उतना तो मैं मैप नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि ये एक हमारे भारत का अगर हम देखें तो ये केक मानचित्र है। ठीक है, ये थोड़ा सा माना कि थोड़ा बहुत खराब बना है, पर भी आप थोड़ा सा इसमें ध्यान लगा दीजिए। ये हमारा गुजरात का एरिया, ये हमारा कहे कि हमारा मुकुट या हमारा शीश जो कि हमारी शान है, कश्मीर है। और ये आपका कन्याकुमारी, और यहाँ से फिर श्रीलंका, ये अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह हैं, और ये आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया। अब हम आगे चलते हैं कि क्या है कि आप गौर से देखिए तो इसके अक्षांश और अक्षांशी और देशांतरी विस्तार को ज्ञात कीजिए। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये पूर्वी, सबसे पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो गया, ये सबसे उत्तरी हो गया, और ये सबसे दक्षिणी हो गया। पूर्व में अगर हम कहें तो अरुणाचल प्रदेश जो हमारा, और ये आपका गुजरात है पश्चिम में सबसे। ठीक है, और सबसे उत्तर में जो है आपका क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला या कश्मीर। अब हमारा जो है कि जो 2019 में 5 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में बढ़ गया, उसके बाद अब जो है कि आपका लद्दाख सबसे उत्तरी सीमा होगी, और सबसे दक्षिणी सीमा यहाँ कहें तो आपका कन्याकुमारी है। ठीक है, और अगर जो है कि मुख्य रूप से देखें तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो आपका सबसे अंतिम जो पॉइंट जो है आपका दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट है ना, जो कि 2004 की सुनामी में वो डूब गया था, है ना। पर हम सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपका इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट है। और ये सबसे ऊपर अगर हम देखते तो इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल है ना, जो कि सबसे ऊपर ऊपरी उत्तरी पॉइंट है मध्य भारत का, है ना। चलिए, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू। अब हम अपनी एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ना फिर से शुरू करते हैं कि भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से आपके पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमांतगर्त क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक, यानी कि 21.9 किलोमीटर तक का क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी कि जो हमारी जो तटों से सीमा है उससे 12 नॉटिकल माइल, है ना, 12 समुद्री मील या नॉटिकल माइल बोलते हैं। तो ये जहाँ जहाँ से भी हमारी समुद्री सीमा लगती है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल, या आप कहें कि समुद्री मील, यानी कि लगभग 22 किलोमीटर, है ना,
21.9 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र में ये फैला हुआ क्षेत्र होता है। ये भी जो है कि किसी देश की संप्रभु भूमि होती है, जो उसके समुद्र उसके क्षेत्र से या उसके तटों से लगी हुई समुद्री सीमा होती है, वो उसकी संप्रभु सीमा होती है। यानी कि उसमें सभी प्रकार के जो है कि नियम कानून, या उसमें किसी भी प्रकार के जहाज़ों की या किसी भी आवाजाही जाही होती है, या किसी किसी देश के किसी भी, मान लीजिए कि जहाज है, शिप है या बेड़े है, तो वो गुजरते हैं, तो उस देश को उसकी जानकारी देना जरूरी है और उस क्षेत्र में उसके कानून लागू होंगे, है ना। चलिए ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि मानक मील क्या है आपका। 63,360 इंच, या समुद्री मील कहें तो आपका 72,960 इंच, या एक मानक मील की बात करें तो हम क्या है आपका लगभग 1.6 किलोमीटर, ठीक है, या कहें कि 1.584 किलोमीटर। और एक समुद्री मानक मील है ये, और समुद्री मील जो आपका लगभग इससे बड़ा होता है ना। मानक मील और समुद्री मील की लंबाई जो है अधिक होती है, कितनी होती है, लगभग 1.8 किलोमीटर या 1.824। दशमलव के बाद जो है कि अंकों को जैसे कि 824 या इस प्रकार से नहीं बोला जाता है, उनको खंड में बांटा जाता है कि 824 है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे देश की दक्षिणतम सीमा बंगाल की खाड़ी में 6°45 उत्तरी अक्षांश से साथ निर्धारित होती है, ठीक है। और आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तारों की गणना करें तो लगभग 30, यानी कि आप पूर्व से पश्चिम में या उत्तर से दक्षिण में देशांतर और अक्षांशों के अंतर की बात करेंगे तो लगभग आपको 30 जो है कि 30 अंकों का अंतर आपको दिखेगा। अब जैसे कि जबकि जबकि उत्तर और दक्षिण में आप इसकी दूरी की इसकी विस्तारित दूरी की बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण कितनी हुई आपकी, वो हुई 3,214। ये जो उत्तर से, ठीक है, क्या है आपकी उत्तर से दक्षिण, ये जो उत्तर से दक्षिण की जो जो पूरी हमारे भौगोलिक सीमा है, ये देखिए, ये जो है ना आपकी कितनी है टोटल, 3,000 कितनी है, 3,214, कितनी, 3,214 किलोमीटर है, ठीक है। ये उत्तर है दक्षिण, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि हमारी पूर्व से पश्चिम में, ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम में जो लंबाई है वो कितनी है आपकी, वो है 2,933 किलोमीटर, ठीक है। ये कितनी है आपकी 2,933 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हमें ज्ञात हो गया है कि भारत की जो है कि उत्तर से दक्षिण की जो सीमा है वो 3,214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की कितनी सीमा है, 2,933 किलोमीटर है। यानी कि हम जो है कि आपका उत्तर से दक्षिण की जो हमारी लंबाई है वो पूरब से पश्चिम की लंबाई की तुलना में अधिक है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम, चलिए क्या है आपका, आगे चलते हैं तो पूरब से पश्चिम की लंबाई देख लीजिए। इसे जानने के लिए इस पुस्तक में भूगोल का जो है कि वही इसके बारे में दिया गया है कि ये राजनीतिक भूगोल का मानचित्र दिया गया है, तो इसमें एक सेकंड, चलिए, तो हम कहाँ हैं अब हम चलते हैं अपना आगे कि इसे जानने के लिए पुस्तक में जो आपका कि भूगोल प्रायोगिक कार्य भाग 1 दिया गया है, तो उसमें बारे में कि उसमें पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं, हम क्या है आगे हमारा, चलिए पहले थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ये ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। चलिए, यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते हुए दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, यानी कि ध्रुवों में, कैसे ध्रुवों की, यानी कि अगर हम यहाँ पे अपने पृथ्वी की बात करें, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पे, और ये मकर रेखा है नीचे सदन में 23.5 डिग्री पे, ठीक है।
और ये ध्रुव है ना, ये ध्रुव है ना। तो उसमें क्या कहा गया है आपका कि हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ओर जाते हैं तो इनकी दूरी घटती जाती है, यानी कि देशांतर रेखाएं कैसे, आप अगर इसमें दिया है तो चलिए मैं समझाता हूँ। ये देशांतरी रेखाएं हैं, ठीक है, ये सॉरी तो ये अक्षांशी रेखा हुई, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये अक्षांशी होगी, अश्व यानी कि अक्षांशी, और ये देशांतरी, ठीक है। तो ये हम पूरे इस तरीके से पूरा भूगोल में आपका बांटा जाता है, ठीक। तो पृथ्वी सबसे बड़ी, ये मुख्य कारण क्यों आ रहा है कि ऊपर की ओर हम जब जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं हम जैसे ही, तो ये इनके बीच की दूरी घटती क्यों जाती है? तो इनके बीच की दूरी इसलिए घटती जाती है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ी सी सर्पिलाकार है ना। तो सर्पिलाकार वजह से ये जो घुमाव है ये पूरा हम यूं कर रहे हैं, यूं, है ना। ये अक्षांश की, मान लो ये पूरे अक्षांश की सारी लाइनें यूं हैं, तो ये यूं हैं। तो इनके बीच में जो दूरी है, ये जो आपकी क्या हो रही है, ये ऊपर ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो ये क्योंकि वहाँ पे जैसे क्या है कि चलिए एक बार और मैं आपको पूरा से, तो ये जो, ठीक है, ये हो गई, उसके बाद ये हो गई, फिर इस तरीके से ये पूरी रेखाएं हैं घूम चारों तरफ से। तो इस वजह से जो क्या होता है कि आपका देशांतरों के, है ना, देशांतरों के बीच की दूरी उत्तर की या ध्रुवों की ओर जाते हैं तो हम घटती जाती है, और जबकि अक्षांशों के बीच की दूरी हर जगह पर एक सी रहती है, यानी कि ये अक्षांश है, इनके बीच की दूरी समान रहती है, ये अक्षांश है, इनके बीच की दूरी लगभग आपकी समान रहती है, पर देशांतरों के बीच में जो है कि दूरी घटती, क्योंकि वो जो अगर आप गोल करेंगे तो वो घूमती जाती है, तो और वहाँ पे पास, क्योंकि यहाँ पे आके सबको जुड़ना है ना, इन सभी लाइनों को लगभग यहाँ पे आके जुड़ना है ना, मतलब कोई भी लाइन हो वो यहाँ से, ये पॉइंट से, ध्रुव से जुड़ के निकलेगी। तो इस वजह से जो है कि ध्रुवों की ओर जाते हैं हम, चाहे नीचे दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव, है ना, ये उत्तरी ध्रुव है और ये आपके दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो इसके तरफ जाते हैं तो आपके जो देशांतर हैं उनके बीच की दूरी, यानी कि ये वाली दूरी देशांतरों के बीच की, ये दूरी घटती जाती है। पर हम अक्षांशों की बात करते हैं तो उसमें जो है कि लगभग दूरी एक समान ही रहती है। अक्षांश रेखाओं की मानों को ज्ञात करते हैं तो भारत की दक्षिणी हिस्सा जो है कि उष्णकटिबंधीय में, और उत्तरी हिस्सा जो है आपके उपोष्ण कटिबंधीय या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय स्थिति में स्थित है। यह स्थिति देश की भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों और प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी है। अब जैसे कि मैं आपको पूरे विश्व पृथ्वी को, जो आपके ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री लाइन है, और ये जो 23 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है इसे उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं ना, उष्ण कटिबंधीय, माफ कीजिएगा, कटिबंधीय क्षेत्र। ये जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध का जो क्षेत्र है उसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लगभग पूरे वर्ष जो है कि आपका जो, और सूर्य की किरणों का जो है कि सीधा सीधा लंबवत स्थानांतरण इन दोनों रेखाओं के बीच में ही होता रहता है, यानी कि यहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, इस वजह से इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और इसके ऊपर के जो क्षेत्र है आपका 66 डिग्री तक का, है ना, 66 डिग्री तक, तो 66 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, 66 है या 60 है, तो इसको जो है कि ये उष्णकटिबंधीय, ये आपका उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है, और आपका ये आपका
ये शीतोष्ण कटिबंधी है ना, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधी। और ये दक्षिण में भी, ये भी सेम, ठीक है, ऊपर की तरह उपोष्ण कटिबंधी, ये शीतोष्ण कटिबंधी, और ये ध्रुवीय क्षेत्र है ना, ध्रुवीय क्षेत्र। तो इस तरीके से इसमें क्या कहा गया है आपका कि जो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जिसमें तो हमारा जो भारत होता है, भारत लगभग जो कर्क रेखा होती है, ये कर्क रेखा हम भारत को दो भागों में विभाजित करती है। यानी कि भारत जो है कि ये लगभग ये मध्य प्रदेश का जो भाग है यहाँ से, तो ये इस तरीके से अगर ये 0 डिग्री, ठीक है, ये तो ये आपकी कर्क रेखा, तो भारत की स्थिति ऐसी है, यानी कि ये भारत की स्थिति है, ठीक है। तो ये भारत जो है कि पूरा जो कर्क रेखा है भारत को दो भागों में विभाजित करती है। यानी कि नीचे का हिस्सा जो है कि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा, और ये आपका उपोष्ण कटिबंधीय। इसलिए भारत जो है कि भारत में जो है आपके उष्ण कटिबंधीय जलवायु और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु सभी का जो आपके यहाँ पे देखने को मिलती है, और यह उनका मिश्रण आपको देखने को मिलता है। और यही स्थिति जो है भू आकृति, जलवायु, मिट्टी और प्रकारों के प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी है। तो क्यों उत्तरदायी है? क्योंकि यहाँ पे ठंडी और गर्मी दोनों, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो गर्म क्षेत्र है, उपोष्ण कटिबंधीय जो थोड़ा ठंडा क्षेत्र है, दोनों का मिश्रण है, दोनों क्षेत्र हैं। इस वजह से यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार की जलवायु विविधताएं, मिट्टी प्रकार, जल भूमि की, ये सब पाए जाते हैं। चलिए आइए अब आगे देखते हैं। अब हम देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। देशांतरी रेखाओं को माने तो ये स्पष्ट होता है कि इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है ना। देशांतरी कैसी आपकी, पूरब से पश्चिम में जो है कि पूरब से पश्चिम में ये देशांतरी है, ये सीधी सीधी रेखाएं, ये जो रेखाएं हैं ये देशांतरी रेखाएं, ये लंबवत। तो क्या बोला गया है कि आपके 30 डिग्री का इनमें जो है आपके इसमें, यानी कि यहाँ से पूर्वी छोर से भारत के पूर्वी छोर से ना, ये भारत के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के बीच जो देशांतरीय जो लंबवत जो हैं रेखाएं, उनका जो अंतर है लगभग 30 डिग्री है, ठीक है। लगभग कितना है आपका, 30 डिग्री है ना। और उसके बाद में कि हमारे तो सबसे पूर्व और पश्चिम में के भागों में लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। यानी कि गुजरात में जो है 2 घंटे बाद सूर्योदय होगा, अरुणाचल से के बाद में, अरुणाचल में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है। तो यानी कि 2 घंटों का अंतर है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जो सूर्य के उगने में, है नहीं, यानी कि 2 घंटे का अंतर पड़ता है। तो उसी वजह से समय में इसमें अंतर पड़ते हैं। अब इसका एक और बहुत सी चीज़ें हैं, वो अब आप जो है कि हम आगे और मैं बताऊंगा कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, वहाँ के सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक जीवन में। इसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप भारतीय मानक समय से पहले परिचित हो। मानक याम्योंतर का क्या होगा, जब क्या उपयोग है? तो सबसे पहले तो हमारी मानक याम्योंतर से रेखा जो है, चलिए उस पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, और पूर्व में डिब्रूगढ़ या इम्फाल में देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल या चेन्नई की घड़ियां एक जैसे समय को दिखाती है। ऐसा क्यों होता है? भारत में कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए। तो ऐसा बहुत सी जगह होता है। अगर हम देखें कि अरुणाचल में ईटानगर है, इम्फाल है, जो दिसपुर है, और उधर का क्षेत्र, और आपके गुजरात है, या आपके भरूच है, या जो सूरत है, या बम्बई है, और भी जितने जैसलमेर है, इन सब राज्यों में जो है कि समय का अंतराल है। यानी कि क्यों अंतराल है? क्योंकि सूर्योदय जो आपका अगर देखते हैं तो जापान से सूर्योदय माना जाता है कि सूर्योदय जापान से शुरू होता है। तो हमारे पूर्व की तरफ कौन सा पड़ेगा आपका, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन है, तो वहां पे आपके पहले सूर्य। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की या भारत की समय यामी, विश्व के देशों में आपसी समझ से मानक याम्योंतर रेखा 7.30 देशांतर है ना, 7 डिग्री 30 देशांक के गुणांक पर चुना गया है। यही यानी कि जो देशांतरी याम्योंतर रेखा है वो 7.5 डिग्री, यानी कि जो ग्रीनविच लाइन वहां से
जो ग्रीनविच लाइन हम जिसको बोलते हैं, जो कि आपके कहाँ से पास होती है, वो ब्रिटेन वाले क्षेत्र से पास होती है। तो वहां से आपके वो आपकी क्या है, वो आपकी समय रेखा है। और दिनांक रेखा जो है आपकी वो होती है, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है। चलिए, ये पृथ्वी है। इसमें एक एक यहाँ से, अब ये आप ना दोनों तरफ देखिए, ये 2D प्रिंट, मतलब ये तो आपको एक ही पक्ष दिख रहा है, तो इसका वो पिछला पक्ष भी है। तो ये आपके ब्रिटेन के पास से जो अफ्रीका के क्षेत्र के आसपास से जो अगर हम देखेंगे लंबवत गिरती, ये तो ये समय रेखा है, समय रेखा, ठीक है। साढ़े, और ये यानी कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 0 बज रही है, तो भारत की समय रेखा जो है आपकी लगभग 5 घंटे, 5.5 घंटे जो है कि हमारा समय अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से आगे है। और एक होती है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, ये जापान के जस्ट आगे जो आपके अलास्का और यूएसए में जो क्षेत्र बटा हुआ है, जो वहां से बीच से निकलती है, पूरी प्रशांत महासागर सागर में होती, ये दिनांक रेखा, यानी कि इसके इधर जो है कि पहला एक दिन पहले पड़ता है, और अगर आप उधर चले जाएंगे तो एक दिन बाद, यानी कि अगर समय रेखा के इस साइड सोमवार है तो उधर आपका शनिवार मिलेगा, ठीक है। ये एक दिन का अंतर है, ये समय रेखा है और ये दिनांक रेखा है। इसको आप ग्रीनविच लाइन जो बोलते हैं हम, वो आपकी समय रेखा होती है। और भारत में अब क्या है कि यही कारण है कि भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी यामानोत्तर को भारत की समय मानक रेखा चुना गया। और ये कहाँ से आपके अब मिर्जापुर में, पहले इलाहाबाद के पास मिर्जापुर में नैनी से, ठीक है, नैनी से जो आपकी ये निकलती है। और ये किन किन राज्यों में होकर गुजरती है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से, फिर यूपी, सॉरी छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद में आपकी आती है आंध्रा, और आप फिर आती है उड़ीसा, ठीक है। कितने, 1 2 3 4 5 राज्यों से ये होकर गुजरती है। तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से यामानोत्तर मानक चुना गया है। और भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्यम से 5.5 घंटे आगे, ये मैंने आपको पहले ही बताई। कुछ देश ऐसे हैं जो अधिक पूर्व पश्चिम में विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं, जैसे यूएसए है, रूस है, तो जैसे कि बहुत बड़ा, जैसे कि रूस है, तो उसका भौगोलिक विस्तार बहुत है। तो अगर उसके पूर्व से पश्चिम में कम से कम 4 से 5 घंटे का अंतर हो सकता है। तो इस वजह से जो वहाँ के क्षेत्र में या वहाँ के लोगों की सहूलियत वगैरह के अनुसार बहुत से देशों में अलग अलग, यानी कि विभिन्न एक से अधिक समय मानक रेखाएं हैं, परंतु भारत में जो है आपकी एक ही है। कौन सी है आपकी, 82.5, हाँ 82.5 डिग्री की, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे क्या है, ये देखिए, ये जो आपके पूरे ये पूर्वी जगत की स्थिति है, यानी कि भारत में जो है कि मार्ग है, ये हवाई मार्ग से, जैसे कैसे, ये सीरिया है आपका, ये ईरान है, ये हमारी दिल्ली है, ये कलकत्ता है, बम्बई है, चेन्नई है, ये आपके सीपो यानी कि समुद्र के रास्ते, जो है कि बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र, ये अरब सागर है। तो इसमें भी विभिन्न व्यापार वगैरह जगत की स्थिति बताई गई कि भारत यहाँ पे स्थित है, इधर चीन है, इधर पाकिस्तान है, ऊपर साइड अफगानिस्तान है, फिर कजाकिस्तान वगैरह का सेंट्रल ईस्ट, ये थाईलैंड है, म्यांमार है, बैंकॉक है। तो इस तरीके से ये दक्षिण में आपके श्रीलंका है। तो इस तरीके से भौगोलिक जो आपके भारत की भौगोलिक स्थिति बड़ी ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के स्थलीय धरातल में 2 यानी कि पूरे विश्व का जो स्थल का धरातल है, यानी कि अब हम बताते हैं, लगभग 71% भाग पर पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, और 29% जल है, और फिर बाकी जो है कि 29% पर आपके जो स्थल क्षेत्र है, 71% पर जल क्षेत्र है, और बाकी 29% क्षेत्र पर जो है कि स्थल क्षेत्र है।
अब स्थल क्षेत्र में से अधिकांश क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है। उसके बाद बहुत कम जो है कि संख्या में, यानी कि लगभग कहेंगे कि इसका लगभग 5 मतलब अधिकतम 5% जो है कि ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मनुष्य निवास, लगभग 3 से 5 के बीच में है, तो उतने क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। और यहाँ पे ये बोला है कि पूरी पृथ्वी का जो लगभग ये 29% क्षेत्र है इसका, जो 32 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% जो है कि आपका भारत में है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। इस प्रकार विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या आपने 9वीं कक्षा पढ़ा है कि भारत से सबसे बड़ा देश का नाम याद रखें। भारत तो सबसे बड़ा जो देश है रूस है ना, फिर आपका कनाडा है, फिर आपका यूएसए, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, 1 2 3 4 5 6, फिर आपका भारत है, और फिर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे बड़ा रूस है, कनाडा है, यूएसए, चीन है, ब्राज़ील है, भारत है। तो 7वें नंबर पे भारत का नाम आता है। भारत के आकार में इसमें विभिन्न विशिष्ट भौतिक विविधताएं प्रदान की है, जैसे कि उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये दक्षिण की नदियां हैं। ठीक है, ये जो है कि मध्य भारत के पठार क्षेत्र से आपके उड़ीसा के क्षेत्र में बहती है। और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं जो उत्तर पूर्व में और दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थलीय रेत में विस्तृत फैलाव, यानी कि भारत बहुत विविधताओं भरा है। उत्तर में हिमालय पर्वत और उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत, सुलेमान श्रेणी, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां, दक्षिण में आपका विशाल हिंद महासागर सीमांकित एक बृहत भौगोलिक इकाई है। यानी कि भारत के जो है कि आपके उत्तर उत्तर में या आपके दक्षिण में ले लीजिए हिंद महासागर है, तो उत्तर में आपके हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिंदू कुश पर्वत है। तो ये आपके पूरे भौगोलिक विस्तार को बताती है कि कितनी विविधता है। अब जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप, इसीलिए आपको भारत को इंडियन पैन उपमहाद्वीप कहा जाता है ना। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और भारत आते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है आपके भारतीय उप महाद्वीप में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक आदि काल में या अनंत काल में एक समय पे ये सब भारत का ही हिस्सा रहे हैं, इस वजह से इन्हें आपके भारतीय उपमहाद्वीप में गिना है। भूतकाल में हिमालय की अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोध की भूमिका निभाता है। यानी कि हिमालय जो है कि एक मजबूत भौतिक अवरोध की भूमिका निभाता है। यानी कि इसीलिए देखते हैं कि आपको कि हमारे यहाँ चीन से आक्रमण नहीं हुए, क्योंकि हिमालय जो है हमें उत्तरी आक्रमणकारियों से और उत्तर से आने वाली विभिन्न ठंडी धाराओं हवाओं से हमेशा भारत को संरक्षित किए हुए हैं। और जो है कि ये फिर भी जैसे कि छोटे छोटे दर्रे या पासे से उनके थ्रू जो है कि लोग आवागमन का जो है कि एक देश से दूसरे देश, इसीलिए चीन में जो है कि आदिकाल से हमारे यहाँ चीन में से यात्री आए हैं और भारत से भी यात्री चीन गए हैं। इसी प्रकार अगर आप जो है कि पश्चिम में भी देखेंगे तो विभिन्न दर्रे हैं जिनके माध्यम से लोग भारत में आते थे और जाते थे। ठीक है, परंतु एक जैसे कि एक बहुत बड़ी सेना मैदानी क्षेत्र को लेके हो तो बहुत बड़ी सेना को एकदम से लाया जा सकता, ले जाया जा सकता था, वो मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा हिमालय की स्थिति के कारण। अब जैसे कि खैबर पास है, बोलन दर्रा है, चिपकिला है, नाथुला है, बॉमडिला है, जैसे कुछ पहाड़ी दर्रे हैं को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल है ना। फिर हिमालय पर्वत में भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान भी स्थापित करने में सहायता की है। भारतीय उपमहाद्वीप को जो है कि हिमालय ने एक अलग ही अपनी पहचान, विशिष्टता जो है कि हमें हमें हमेशा गर्व होता है, भारत हमेशा गर्व करता है अपने हिमालय पे। हिमालय जो है कि भारत का एक गर्व है। हम जब भी कहीं विश्व में जाते हैं तो सबसे लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हिमालय की बात करते हैं। हिमालय और जो है कि हिमालय का हिंदू धर्म में एक पौराणिक और जो है कि धार्मिक महत्व भी है। भगवान शिव जो कि आज महाशिवरात्रि भी है, तो वो आपके पूरे हिमालय के
कहें कि संरक्षण करता है या वो उनका वास है। कैलाश जो हिमालय का ही क्षेत्र का पड़ता है, कैलाश पर्वत पर उनका जो है कि निवास स्थल माना जाता है। ठीक है, तो आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के भौतिक मानचित्र के को हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और भारत में जैसलमेर से मणिपुर इम्फाल की यात्रा करते हैं। यानी कि जो भौतिक विविधता है वो इसका कारण क्या है? आपका भौगोलिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है, धार्मिक कारण है। मुख्यतः भौगोलिक कारण जो है कि मुख्यतः भूमिका निभाता है। इसीलिए जैसे कि अब पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ के विचारधारा, वहाँ के लोगों की सोच और वहाँ के रहन सहन, व्यवहार, खान पान, ये सब अंतर रहेंगे। आप मैदानी क्षेत्र में जाएंगे तो अलग है। आप जो है कि जैसलमेर तरफ जो है कि क्षेत्र में जाएंगे आप तो वहाँ अलग है। आप साउथ में जाएंगे जो वहाँ का उष्ण कटिबंध जो है कि आपका थोड़ी सी गर्मी वगैरह रहती है तो वहाँ का क्षेत्र अलग है। नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वो जंगली क्षेत्र, जंगल वगैरह काफ़ी है तो वहाँ का क्षेत्र, तो विभिन्न विविधताएं आपको इस कारण से देखने को मिलती है। भारतीय प्रायद्वीप का भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है और भारत का संपूर्ण तट रेखा जो आपके द्वीप समूह समेत 7,517 किलोमीटर विस्तृत है। अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है क्योंकि ये जैसे कि अब पहले क्या था, पहले ये मान लीजिए कि ये भारत की वही सीमा है ना। तो पहले क्या था कि एक यूं सीधी रेखा मान ली गई थी। अब क्या है कि ये जो ऊपर नीचे वगैरह हो रही तो सारी रेखाओं को मापा गया। उस वजह से इसकी जो है कि लगभग 11,000 के आसपास जो है वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र विस्तृत किलोमीटर द्वीप जो है कि समुद्री सीमा हो चुकी है। ठीक है, अतः एक देश के रूप में भारत की भौगोलिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है और जिसमें यहाँ पे विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्या आपको याद है मतलब ये तो चलिए ये आपके पढ़ने का विषय है, आप इसे पढ़िएगा। अब हम बात करते हैं भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में। भारत की स्थिति जो आपके जांच करें मतलब, तो ये आपकी भारत की स्थिति है। ठीक है, ये भारत की भौगोलिक स्थिति है। तो यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है पश्चिम में, उत्तर में आपका वाखन कॉरिडोर, ये जो कॉरिडोर है, सॉरी ये जो कॉरिडोर है ये वाखन कॉरिडोर है। ठीक है, वाखन कॉरिडोर। और ये इधर चीन है, इधर म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, नेपाल है और दक्षिण में श्रीलंका। ठीक है, तो कितने देशों से? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और 6 और 7, 7 देश से जो आपके भारत सीमा साझा करता है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से जो आपके स्थलीय सीमा साझा करता है। और जो है कि 8वां जो आपके श्रीलंका से, आपके श्रीलंका और भी दक्षिण में आप देखेंगे तो मालदीव वगैरह है या जो है कि सुमात्रा जावा आइलैंड है जो इंडोनेशिया के, उनके साथ समुद्री सीमाएं साझा करता है। ठीक है, चलिए अब हम हमारी आगे स्थिति देखते हैं। तो कि भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिण दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और भारत बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के रूप में विस्तृत है। ठीक है, विस्तृत है, इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमाएं बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत में इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से भारतीय समुद्री और वायु मार्गों के द्वारा अपने पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ है। मानचित्र देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की सूची बनाए हैं। क्या है आपके? श्रीलंका है, मालदीव है, हिंद महासागर में 2 द्वीपीय देश है जो भारत के पड़ोसी क्षेत्र। श्रीलंका भारत में मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य से आपका जुड़ा हुआ है। तो ये आपके अब की खाड़ी और जल संधि में क्या अंतर है? ठीक है, जल संधि जो होती है वो 2 वाटर बॉडीज को आपके जोड़ती है। ठीक है, और खाड़ी जो होती है आपकी, खाड़ी एक तरीके से आप कहें कि वो 3 तरफ से आपकी घिरी हुई होती है और एक तरफ से आपके खुला हुआ क्षेत्र वगैरह होता है। इसीलिए हम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जो है कि ये सागर है, यानी कि ये पूरा खुला हुआ है, पर बंगाल की खाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये थोड़ा सा इस तरीके से ये पूरा खाड़ी वाला क्षेत्र आ गया और थोड़ा सा ये डीप क्षेत्र है, इस वजह से आपका खाड़ी क्षेत्र इसे कहा जाता है। अब क्या है कि क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों में अंतःक्रिया करके
में बाधक है। हमने किस किस प्रकार की भौतिक दूरियों को पैदा किए गए यात्रा के घर्षण की तटस्थता को तटस्थ किया है, यानी कि जो है आपके कि हम जो आज के आधुनिक युग में भी भौतिक जो कि दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतरक्रिया करने में बाधक है। और इसके आगे कि भौतिक दूरियों को पैदा करने के लिए यात्रा में घर्षण, जो भौतिक दूरी है घर्षण को तटस्थ किया जाता है, यानी कि आप इसके बारे में विचार हम करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ जो है कि हमारा जो भारत का भौगोलिक पर्यावरण या भारत का भूगोल की हमारी एनसीईआरटी 11वीं क्लास की उसका पहला चैप्टर समाप्त होता है। इसके साथ में अब हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और आप अक्षांशीय विस्तार भारत में, संपूर्ण भारत में विस्तार में आप प्रासंगिक हैं, तो कौन सा है आपका 8 4 यानी कि आपका ये अक्षांशीय विस्तार की बात की जा रही है। ठीक, ये यानी कि यहाँ से ये यहाँ तक की। ठीक है, तो क्या है आपका 8 4 से 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से, क्योंकि उत्तरी अक्षांश इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपका हमारा पूरा भारत का क्षेत्र 0 डिग्री के उत्तर में आता है, इसलिए उत्तरी अक्षांश का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में, या 8 डिग्री 4 1 उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री, लगभग कितना अंतर मैंने आपको बताया है, 30 का अंतर है हमारे, है ना, 30 डिग्री का अंतर है। इसमें लग रहा है आपको 30 डिग्री का अंतर है, लगभग लगभग हाँ इसमें भी है, परंतु सही आंसर क्या है 8 डिग्री 4 से उत्तरी अक्षांश से आपका यानी कि 8 डिग्री, ये जो हमारी सबसे दक्षिणतम सीमा है आपका क्या है, आपका 8 डिग्री 4 से सबसे उत्तरी में कहाँ है 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक का जो क्षेत्र है ये आपका अक्षांशीय विस्तार भारत का है ना। चलिए अब मैं इसमें बता दूं, तो अगर हम जैसे कि समुद्री सीमा वगैरह को जोड़ ले तो ये जो 8 डिग्री है ना, ये वाला क्षेत्र हमारे यहाँ से ये 8 क्या है 8 6 है ना, 8 4 से, ठीक है, और ये 8 4 से 37 6, ये 37 डिग्री 6। ठीक है, ये आपका उत्तर से दक्षिण का जो है कि जो आपका अक्षांशीय विस्तार है ना, ये यहाँ से ये और ये। ठीक, याद रखिएगा। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा किसके साथ है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान या म्यांमार। तो इसका सही आंसर है आपका बांग्लादेश। आपको लगेगा नहीं कि बांग्लादेश है, परंतु ये आप देखेंगे तो बांग्लादेश की जो सीमा है, ये बांग्लादेश के साथ जो ये सीमा है, ये सीमा ये आपके चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक, तो इस वजह से सबसे अधिक लंबी जो है कि तट रेखा इसी के साथ में। फिर निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से बड़ा है, तो चीन है, मिस्र है, फ्रांस है, ईरान है। तो इसका सही आंसर आपका चीन है। क्योंकि याम्योंतर रेखा जो है हमारी भारतीय मानक समय याम्योंतर रेखा कहाँ से, आपके मिर्जापुर में नैनी के पास 82.5 डिग्री से। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करते हैं तो निम्नलिखित में से आपको किस एक को पार नहीं करना पड़ेगा, पार नहीं करेंगे, यानी किस नदी को आप पार नहीं करेंगे, तो यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा। अगर आप कहाँ से, राजस्थान से नागालैंड जा रहे हैं, है ना, तो अगर मैं मानचित्र में आपको बताऊं लगभग लगभग, तो आप ये क्षेत्र से आप नागालैंड यहाँ जा रहे हैं, तो लगभग ऐसा है कि, और तो कौन सी नदी पार नहीं करेंगे, तो वो आपकी सिंधु है। सिंधु कहाँ पे बहती है, ये आपके कैलाश मानसरोवर से निकलकर ये सिंधु नदी कैसे बहती है, ये यहाँ से निकलकर ये पूरे ये करके यहाँ से ये पाकिस्तान में एंटर होती है, और फिर ये आपके कराची के पूर्व में आपके अरब सागर में गिर जाती है। तो आप कौन सी नदी, सिंधु नदी तो हम पार नहीं करेंगे, बाकी यमुना नदी जरूर पार करेंगे, गंगा नदी जरूर पार करेंगे, और ब्रह्मपुत्रा भी आपको पार करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसी के साथ जो है कि अब ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसमें जैसे कि हाँ जैसे कि आप इसको आराम से विस्तार से देखेंगे तो मैंने बहुत अच्छे से आपको इस चीज में
विस्तार से चर्चा की है और साथ ही आपको ये बताया है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। हाँ, अब जैसे कि आपको ये कह रहे हैं कि अब आप देखेंगे तो अब ये हौच-खास हो गया है क्योंकि इतने पेन घूम गए तो कहीं न कहीं दिक्कत लगेगी, पर आप शुरू में देखेंगे तो आपको बिल्कुल विस्तार से समझ आएगा। इसी के साथ जो है कि आज की हमारी जो अभी का जो है कि हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है और इसी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।